Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. Before moving ahead here, I would like to wish you all a happy Republic Day. Today we'll talk all about neoclassicism. आज हम बात करेंगे न्यो क्लासिज्म के बारे में, जो कि एक गिवन टॉपिक है इनटू योर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस. न्यू क्लासिसिज्म एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ. न्यू क्लासिसिज्म का मतलब होता है न्यू क्लास. जो भी क्लासिकल लिटरेचर था, जो भी क्लासिकल वर्क था, उसे नए तरीके से हम कह सकते हैं रिफाइन करना या फिर रिसर्च करना. ठीक है. या फिर री इनोवेट करना किसी चीज़ को, अगेन इनोवेट करना क्लासिकल लिटरेचर को या वर्क को. सो इंग्लैंड में न्यू क्लासिसिज्म जो था वो फ्लारिश हुआ था बिटवीन 1660 टिल 1798. 1798 में रोमांटिक एरा शुरू हो गया था, जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का एक टुगेदर वर्क पब्लिश हुआ था, दैट इज़ लिरिकल बैलड. तो वहाँ से एग्जैक्टली एरा ट्रांसफॉर्म हो गया था. 1660 से लेके 1798 तक का नियो क्लासिकल एरा माना जाता है. और लिटरेचर में नियो क्लासिकल एज को डिवाइड किया गया है विद इन द 3 पीरियड्स. द फर्स्ट वन इज़ रेस्टोरेशन एज, जो कि शुरू होती है 1660 में और एंड हो जाती है 1700 में. दूसरी है ऑगस्टन एज, जो कि 1700 में शुरू होती है और 1750 में ओवर हो जाती है. नेक्स्ट है द एज ऑफ जॉनसन, दैट बिगिन इन 1750 एंड एंडेड अप इन 1798. इस तरीके से 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है नियो क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर. आगे हम बात करें तो न्यो क्लासिकल जो राइटर्स हैं, दे मॉडल देयर वर्क ऑन द क्लासिकल टेक्स्ट एंड फॉलोड वेरियस एस्थेटिक्स वैल्यूज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम. तो एंशिएंट ग्रीस और रोम में जो भी क्लासिकल वर्क्स थे, जो भी लिटरेरी वर्क्स थे, जो भी टेक्स्ट थे, ठीक है, जिनका अपना एस्थेटिक वैल्यू था, तो उनको नियो क्लासिकल एरा के जो भी राइटर्स थे उन्हें रीमॉडल्ड किया गया, उन सारे वर्क्स को रीमॉडल्ड किया गया. एग्जैक्टली जो क्लासिकल एरा के जो टेक्स्ट थे उनको रीमॉडल इसलिए किया गया ताकि जो भी न्यू जनरेशन है, कंटेम्प्रेरी जो जनरेशन है, उनको उन वर्क्स को समझने में आसानी हो. राइट. 17th and 18th century neoclassicism was in a sense a resurgence of classical taste and sensibility, but it was not identical to classicism. क्लासिसिज्म या क्लासिकल टेक्स्ट को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया गया था, आइडेंटिकल नहीं थे ये सारे वर्क्स. बस कोशिश करी गई थी 17th और 18th सेंचुरी के राइटर्स के थ्रू कि जो भी उनका टेस्ट है, क्लासिकल टेस्ट या फिर जो भी सेंसिबिलिटी है उनके वर्क्स की, उसे दोबारा से रिसर्च कर सके वो. ठीक है, अपने तरीके से उसे री डेवलप कर सकें. राइट. In part as a reaction to the bold egocentrism of the Renaissance that saw man as larger than life and boundless in potential. अब हम बात करें तो रेनेसा पीरियड की, जो कि न्यू क्लासिकल पीरियड से जस्ट पहले का पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में. तो रेनेसा का मतलब होता है नया, न्यू. तो रेनेसा जो पीरियड था उसमें क्या था एग्जैक्टली, ह्यूमन बीइंग को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया था. ठीक है, जिसका पोटेंशियल बाउंडलेस बताया गया था इनटू द लिटरेचर. और उसमें बोल्ड इगोसेंट्रिसिज्म आपको देखने मिलेगा. ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी से ज़्यादा लार्जर बताया गया है. लेकिन नियो क्लासिकल इसके जस्ट ऑपोजिट है. ठीक है, और इसमें डायरेक्ट किया गया है दैट दे डायरेक्टेड देयर अटेंशन टू अ स्मॉलर स्केल कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन एज इंडिविजुअल. यहाँ पे मैन को सिर्फ एक इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एक इंडिविजुअल बताया गया है विद इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी को बड़ा बताएगा. और सॉरी, इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल है. न्यू क्लासिसिज्म में ये चीज़ क्लैरिफाई की गई, जबकि रेनेसा में क्या था, ह्यूमन बीइंग को, इंडिविजुअल को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया था और सोसाइटी को स्मॉलर स्केल पे बताया गया था. ठीक है. सो
विद इन अ लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट सीइंग ह्यूमन नेचर एज ड्यूअलिस्टिक, यहाँ पे ह्यूमन नेचर को ड्यूअलिस्टिक बताया गया है नियो क्लासिकल में, दैट फ्लॉड, जिसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस भी है। रेनेसा में ह्यूमन बीइंग को एज अ परफेक्शनिस्ट पेश किया गया था, बट यहाँ पे नियो क्लासिसिज्म में या नियो क्लासिकल एरा में जो ह्यूमन बीइंग है उसमें फ्लॉज भी हैं, एंड परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन दोनों चीज़ें पाई जाती है एक ह्यूमन बीइंग में, एंड द नीडिंग टू बी कर्ब्ड बाय द रीजन एंड डेकोरम। और उन फ्लॉज की वजह से नियो क्लासिसिज्म या नियो क्लासिकल जो टेक्स्ट है उनमें आपको देखने मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग को हर एक जगह, हम इसको एज ऑफ रीज़न भी बोल सकते हैं, जहाँ पे इंसान को रीज़न के थ्रू हमेशा कर्ब करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें इम्परफेक्शंस होते हैं, उसमें फ्लॉज होते हैं। उन फ्लॉज को ओवरकम करने के लिए उन्हें फैसिलेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो न्यू क्लासिसिज्म इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी का एक पार्ट माना गया है, बट इन रेनेसा जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को ही लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पेश कर दिया, इनफैक्ट सोसाइटी को ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट बता दिया, ठीक है। So this was the difference between Renaissance, the age of Renaissance, and the age of reason, which we called neoclassicism. अगर हम स्टाइल की बात करें तो न्यू क्लासिसिस्ट जो भी थे, दे कॉन्टिन्यूड द रेनेसा वैल्यू बैलेंस्ड एंटीथेसिस, सिमेट्री एंड रिस्ट्रेंट एंड ऑर्डर। न्यू क्लासिकल जो राइटर्स थे उन्होंने रेनेसा के जितने भी राइटर्स थे, रेनेसा के जो भी राइटर्स थे, उनके वैल्यूज़ को, उनके बैलेंस एंटीथेसिस को बैलेंस करने के वैल्यूज़, सिमेट्री एंड रिस्ट्रेंट एंड ऑर्डर, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने फॉरवर्ड भी किया है। दे सॉट टू अचीव अ सेंस ऑफ रिफाइनमेंट, गुड टेस्ट एंड करेक्टनेस। क्लासिसिस्ट जो भी राइटर्स थे उनका ये मानना था कि वो अचीव करना चाहते थे अ सेंस ऑफ रिफाइनमेंट of the classical text or the classical values, and good taste they wanted to establish, and the correctness into the world of literature. आगे हम बात करें तो they resurrected the classical values of unity and proportion and saw their art as a way to entertain and inform a depiction of human as social creatures as a part of polite society. The manner was elitist, erudite, erudite एंड सोफिस्टिकेटेड। तो जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो उन्होंने रिसरेक्ट किया था द क्लासिकल वैल्यूज़ को। क्लासिकल वैल्यूज़ कौन सी? यूनिटी की वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, एंड दे सॉ देयर आर्ट, और उन्होंने अपने आर्ट को एज एन एंटरटेनमेंट शो किया, प्लस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी शो किया। एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन दोनों उन्होंने दोनों चीज़ों को अपना गोल बनाया, जिससे कि लोग पीपल वुडंट गेट बोर भी ना हो, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करे और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। एंड दे वांटेड टू इन्फॉर्म अ डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस एज सोशल क्रीचर्स एज पार्ट ऑफ पोलाइट सोसाइटी। और उनका जो मैनर्स था ऑफ राइटिंग वो एलिटिस्ट, यूरटाइट एंड सोफिस्टिकेटेड, मतलब एक अच्छे तरीके से वो अपने वर्क्स को, क्लासिकल टेक्स्ट को रिफाइन करके प्रेजेंट करते थे इन अ प्योरेस्ट वे। सो द ब्रूडिंग सोशल अनरेस्ट, अब आगे हम बात करें तो जो भी रिवॉल्यूशंस चल रहे थे इन अमेरिका एंड इन फ्रांस, तो वहाँ पे एग्जैक्टली न्यू क्लासिकल जो वर्क्स थे, या जो रिफाइनमेंट, हम आर्टिफिशियल रिफाइनमेंट बोला जाता था उस टाइम पे इसको, बाय दी कॉलोनीज़, अमेरिकन कॉलोनीज़ एंड फ्रांस, जहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पे न्यू क्लासिकल राइटिंग को टॉपल भी किया गया, इसको फॉल भी किया गया, गिराया भी गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू क्लासिसिज्म। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई इशू है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपको प्रोवाइड किया है। न्यू क्लासिसिज्म है क्या, उनके मैनर्स क्या थे, उनका मेन पर्पस क्या था, किस तरीके की राइटिंग स्टाइल में वो लिखते थे। सो दीज वर द थिंग्स विच आई टोल्ड यू। अगर आपको कोई इशू है तो ज्ञान आई एम reciting that, do comment, आप comment के थ्रू पूछ सकते हैं। Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.